नमस्कार, मैं लेखनी और आप सभी का स्वागत है प्राइम टाइम बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, हॉस्पिटल में खाली पड़े पदों को भरने की कर रहे मांग। 7 लाख की शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 180 पेटी शराब व पिकअप करी जब्त। अजमेर में इंजीनियर के घर चोरी की वारदात, दीपावली मनाने गया हुआ था बूंदी। पुष्कर विधानसभा के 2 मंडलों ने बस्ती संपर्क अभियान किया शुरू, लोगों को योजनाओं की दी जानकारी। खबर विस्तार से। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में चल रहे 2023 के चुनाव की हलचल का हर ब्यौरा मिलेगा आपको स्वामी न्यूज पर चल रहे शो कौन होगा विधायक उम्मीदवार पर, जिसके चलते आज शो में पुष्कर और किशनगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने वाले उम्मीदवार सामने आए। इस दौरान कमेंट के माध्यम से क्षेत्रीय लोगों ने अपने उम्मीदवारों के नाम सामने रखे। वहां पर संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं जो अपनी स्वयं के दम पे लड़ सकते हैं, किसी पार्टी के दम पे लड़ सकते हैं। उनका नाम, उनका टेलीफोन नंबर, उनका नाम और उसके अलावा वो कौन सी पार्टी से संबंधित है, निश्चित रूप से उसके बारे में हम लोगों को आप जानकारी देंगे तो हम निश्चित रूप से साझा करेंगे और लोगों को जानकारी दे देंगे। मैं आपको दर्शकों बता दूं कि राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, राजस्थान के अंदर 7 संभाग है, राजस्थान में कुल 25 लोकसभा क्षेत्र हैं। कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर 52 पार्टियां राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही है। 2008 के अंदर कांग्रेस, बहुजन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी यूनाइटेड और निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए थे और 2013 में एक पार्टी और बढ़ गई, वो राष्ट्रीय जनता पार्टी के रूप में उन्होंने अपने यहां पर अपने कैंडिडेट उतारे और उनके यहां से कैंडिडेट जीत के भी आया। 2018 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो कि 2000 लोकतांत्रिक पार्टी आई और निश्चित रूप से उनने अपने यहां पर सीटें जीती और 2023 के अंदर आम पार्टी अपने पैर राजस्थान के अंदर पसार रही है। इस बारे में सारी जानकारी के लिए हम आपको सभी चीजों को साझा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ले सकता हूं 2008 के अंदर जो चुनाव हैं, उन चुनाव के अंदर 2008 के समय क्या रिजल्ट रहे थे उसके बारे में एक बार आपको जानकारी दर्शकों बता दूं कि मैं जो 2008 के अंदर जो चुनाव परिणाम रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 96 सीटें मिली थी, उन्होंने 40 सीटों के ऊपर अपनी बढ़त बढ़ाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीटें जीती थी, उन्होंने 42 सीटों का नुकसान पाया था और इसी तरीके से निर्दलीय की रूप से बात करें तो निर्दलीय 14 उम्मीदवार जीत के आए थे, यानी एक उम्मीदवार उसमें घट गया था। बहुजन समाज पार्टी ने 6 सीटें जीती थी और 4 पार्टियों का उन्होंने फायदा इसमें लिया था। कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में यदि बात करें तो 3 जो है सीटों में जीते थे, उन्होंने 2 सीटों के ऊपर अपनी बढ़त बढ़ाई थी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के रूप में बात करें तो एक पार्टी 1 सीट के ऊपर जीते थे, उन्होंने 1 में बढ़त बढ़ाई थी और जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो 1 सीट के ऊपर ये जीते थे और उन्होंने 1 सीट के अंदर इसका नुकसान पाया था। ये जो चुनाव के जो परिणाम थे ये हैं 2008 के। दर्शकों अब हम आपको लेकर चलते हैं 2013 के परिणाम के ऊपर। तो 2013 के जो परिणाम रहे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों के ऊपर अपनी बढ़त बढ़ाई थी, 85 सीटों के ऊपर उन्होंने इसके ऊपर बढ़त बढ़ी थी, 163 सीटों में जीते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर 21 सीटों के ऊपर जीती थी, उन्होंने 75 सीटों का नुकसान पाया था और राष्ट्रीय जनता पार्टी की बात करें तो इसमें 4 जो है इन्होंने सीटें जीती थी और 4 की इन्होंने बढ़त बढ़ाई थी। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 3 सीटों के ऊपर जीते थे और इन्होंने 3 जो सीटें उनका नुकसान पाया था और निर्दलीय के रूप में बात करें तो 9 जन इसमें जीते थे और 9 जनों के अंदर 5 सीटों के ऊपर इन्होंने नुकसान पाया था। दर्शकों हम यदि 2018 के चुनाव की बात करें, जो समय 2018 से 2023 तक की जो सरकार है उसके अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में 3 सीटों के ऊपर जीते थे, उन्होंने 3 सीटों के ऊपर बढ़त बढ़ाई थी। बहुजन समाज पार्टी ने 6 सीटों के ऊपर जीते थे, जो कि 6 उन्होंने बढ़त बढ़ाई थी और निर्दलीय के रूप में 20 उम्मीदवार जीत कर आए थे, यानी कि 8 सीटों पर उन्होंने अपनी बढ़त बढ़ाई थी। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 72 सीटों के ऊपर ये जीते थे, इन्होंने कुल मिला के 93 सीटों के ऊपर इन्होंने नुकसान पाया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 100 सीटों के ऊपर दर्शकों इन्होंने
इस पे सीटें जीती थी, इन्होंने 80 सीटों के ऊपर अपनी बढ़त बढ़ाई थी। दर्शकों, ये बताना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है कि आपको जानकारी इन सब चीजों के बारे में। अब हमने 1 बजे वाले शो के अंदर किशनगढ़ के अंदर बताया था, यदि किशनगढ़ का छूट गया है किसी का, तो किशनगढ़ वाले के अंदर जाकर वो अपना कमेंट डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे पुष्कर की। दर्शकों, जैसा कि आपको प्रोमो के जरिए से सारी जानकारी मिल गई है कि 200 विधानसभा क्षेत्रों का सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है और राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर 7 संभाग आते हैं। उन 7 संभागों में अजमेर संभाग हम सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं। दर्शकों, आपको यह भी बता दें कि इस राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा के क्षेत्र भी आते हैं। जो लोकसभा क्षेत्र के जो चुनाव हैं वो 2024 के अंदर हैं और टोटल राजस्थान के अंदर 52 राजनीतिक पार्टियां इस समय अपना प्रदर्शन कर रही है। जो हम यदि बात करें 2008 की, तो 2008 के अंदर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र समाज पार्टी, जनता दल और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना जनरल दिया। बाकी छोटे छोटे क्षेत्रों में बहुत सारी पार्टियों ने अपना दमखम आजमाया था। यदि हम बात करें उनके पक्ष में रिजल्ट आया था। 2013 की बात करें तो 2013 के अंदर इन सभी पार्टियों के साथ साथ राष्ट्रीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें इसके अंदर लेके आई थी। और यदि हम 2018 की दशक में बात करें तो 2018 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना यहां पर खाता खोला था। तो उन सभी चीजों के ऊपर हम लोग निश्चित रूप से बात करेंगे। सबसे पहले दर्शकों आपको ये बता दें कि जो 2008 है वो 2008 के अंदर क्या रिजल्ट रहे थे राज्य भर के, उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आपको एक बार स्क्रीन के सामने दिखाते हैं आपको कि जो 2008 का जो परिणाम रहा था वो राष्ट्रीय कांग्रेस ने 96 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीटें जीती थी, निर्दलियों ने 14 सीटें जीती थी, बहुजन समाज पार्टी ने 6 सीटें जीती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने 3 सीटें जीती थी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी और जनता दल ने 1 सीट जीती। यानी कि 200 में से 199 का जो टोटल रिजल्ट था उसकी स्थिति ये थी। यदि हम बात करें 2013 की, तो 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर 163 सीटें लाई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने अपना खाते के अंदर 75 नुकसान पाते हुए 21 सीटें ही प्राप्त की थी। और राष्ट्रीय जनता पार्टी की बात करें तो राष्ट्रीय जनता पार्टी ने 4 सीटें जीती थी और बहुजन समाज पार्टी ने 3 सीटें जीती थी और निर्दलीय इसके अंदर 9 सीटें लेके आए थे। यदि दर्शकों हम बात करें 2018 की, जो इस समय 2018 से 23 तक अभी जो भी समय राजस्थान के अंदर जो सरकार कांग्रेस का सरकार चल रही है, उन्होंने 100 सीटें जीती थी, भारतीय जनता पार्टी ने 72 सीटें जीती थी, निर्दलीय ने 2 सीटें जीती थी, बहुजन समाज पार्टी ने 6 सीटें जीती थी और राजकीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 3 सीटें जीतकर अपना रिकॉर्ड बताया था। दर्शकों, हम यदि आज निश्चित रूप से बात करते हुए यदि हम बात करें पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की, तो आज पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या स्थिति रही थी और क्या स्थिति है इस समय, उन सभी चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे। यदि हम बात करें 2008 के अंदर पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के अंदर नसीम अख्तर, जो इंसाफ ने कांग्रेस की पार्टी से उम्मीदवार थी, उन्होंने इसके अंदर अपनी विधायक बनी थी। 2013 में सुरेश रावत भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने थे। 2018 की बात करें तो 2018 के अंदर सुरेश रावत ने दोबारा बाजी मारी थी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, जो 2018 के 2023 तक हैं। अब 2023 के अंदर नए चुनाव होने, उनकी स्थिति के ऊपर निश्चित रूप से हम लोग बातचीत करेंगे, परंतु उससे पहले बातचीत करेंगे कि इस समय जो यदि हम 2023 के अंदर जो चुनाव के जो परिणाम रहे थे, उन चुनाव परिणाम के अंदर जो सुरेश रावत जीते थे उनकी स्थिति किस तरीके की। नसीम अख्तर उनके को 75,471 वोट मिले थे, नारायण नाथ को बहुजन समाज पार्टी को 1084 वोट मिले थे, सुरेश रावत को 84,860 वोट मिले थे और यदि आनंदी प्रसाद को बोले जो शिवसेना से खड़े हुए थे उन्हें 1096 वोट मिले थे और एडवोकेट रंजीता रावत खड़ी हुई थी अखिल भारतीय आम जन पार्टी से, उन्हें 206 वोट मिले थे और रियाज अहमद खड़े हुए थे आम आदमी पार्टी से, उन्हें 253 वोट मिले थे। शहाबुद्दीन जो पप्पू कुरैशी हैं वो लोकतांत्रिक पार्टी से खड़े हुए थे, उन्हें 4073 वोट मिले थे और मोहम्मद नसीम खत्री को 379 वोट मिले थे और भवनलाल जी सोनी को 424 वोट मिले थे। राधे श्याम जी बावरी को 2057 वोट मिले थे और हनुमान को 753 वोट मिले थे। तो तरीके भारतीय जनता पार्टी के सुरेश रावत यहाँ पर विधायक के रूप में यहाँ पे उन्होंने जीत हासिल की थी और उसके बाद ये सारी स्थिति रही थी। दर्शकों, जैसा आपने देखा, अब यदि हम बात करें 2023 के अंदर जो
मत जो डलने हैं उनके पोलिंग स्टेशन 243 पोलिंग स्टेशन है। पुरुष की बात करें तो 1,24,505 पुरुष हैं और महिलाओं की बात करें तो 1,19,059 जो है महिलाएं हैं। कुल मिला के 2,43,564 जो है टोटल मत जो है यहाँ पर डलने वाले हैं। आज हम जो इस सर्वे के अंदर जो बातचीत कर रहे हैं उन बातचीत के अंदर कौन कौन लोग कैंडिडेट हो सकते हैं, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा एक बार कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट करें और बताएं कौन हो सकता है। इस समय हमारे बड़ी संख्या के अंदर हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, बताएं इस समय क्या स्थिति है। यदि आप इसको टीवी के ऊपर देख रहे हैं तो यूट्यूब और फेसबुक पे चैनल पर जाकर इसे लाइव कमेंट कर सकते हैं। एक अब मिश्री लाल जी जो जाट है सुरसुरा के जो है, उन्होंने जो इसमें किया है कि टोटल जो है रामचंद धाकड़ जो है आरएलपी से जो चुनाव लड़ सकते हैं, मेरी राइट लिखा ना की स्थिति की बात करें तो उन सब चीजों की स्थिति है। यदि यहाँ पे बात करें हम लोगों ने जिस तरीके का सर्वे और जिस तरीके के कमेंट हम लोगों को व्हाट्सएप के जरिए से पहले प्राप्त हो रहे हैं, यदि आप इस पर फेसबुक पर और यूट्यूब के ऊपर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने हमारे व्हाट्सएप के जरिए से भी इनको जानकारी दे सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी मिले। हमारे स्टूडियो का जो नंबर है 9829010448 पर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए से जानकारी दे सकते हैं। उस जानकारी के अंदर निश्चित रूप से हम ये बता पाएंगे आपको कि किस तरीके की क्या स्थिति रहती है। यदि हम बात करें दर्शकों किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र को, पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां पर इस समय जो बीजेपी के जो हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए से जो हमारे पास में जानकारियां आई हैं उनमें बता दूं आपको कि हमारे पास सुरेश रावत का नाम हम लोगों के पास में आया है। कमल पाठक के जो चाहते हैं वो कमल पाठक के नाम के ऊपर भी अपनी बात कर रहे हैं। अशोक रावत का नाम इसमें निकल कर आ रहा है। भंवर सिंह जी पलाड़ा भी यहाँ पर अपना दम आजमा सकते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर बात करें तो श्रवण रावत जो कि पूर्व में यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और अभी समय मेंबर हैं, वो भी श्रवण रावत भी यहाँ से हो सकते हैं। ये दर्शकों ये भी बता दूं कि पुष्कर से भंवर सिंह जी पलाड़ा भी खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पत्नी सुशील कंवर पलाड़ा या उनके पुत्र भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और एक इंदौरिया जी हैं, उनका इंदौरिया जी का भी नाम निकल कर आ रहा है कि इंदौरिया जी वहां से चुनाव के अंदर निकल के आ सकते हैं। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में हम लोगों के पास में जो नाम निकल के आ रहे हैं, नसीम अख्तर का, क्योंकि पूर्व में चुनाव लड़ चुकी हैं और उसमें तो नसीम अख्तर का नाम एक इसके अंदर निकल के उनके कुछ लोगों ने नाम भेजा है। दूसरा धर्मेंद्र सिंह राठौड़ पिछले कई दिनों से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जो कि पर्यटन विभाग के अंदर अभी समय चेयरमैन है, उनके भी जो चाहने वाले हैं उनके नाम के ऊपर कर रहे हैं। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले मंगलवार को नर्सिंग कर्मचारियों के द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नर्सिंग कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर से जेएलएन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर से संबंधित तीनों अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर्स की पूर्ति की जाने की मांग करी। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के कर्मचारियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के अनुसार जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, राजकीय महिला चिकित्सालय और सैटेलाइट चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कर्मचारियों की कमी और रोगियों के अत्यंत दबाव के कारण नर्सिंग कर्मचारियों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, जिसके चलते कर्मचारियों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर के तले हम जिला कलेक्टर महोदय से एक ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि जेएलएन मेडिकल कॉलेज में लगभग 400-500 पोस्ट स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की खाली है, जिसकी वजह से पेशेंट भी बहुत सफ़र कर रहे हैं और राजस्थान गवर्नमेंट की जो महत्वाकांक्षा योजना है वो भी अटकी हुई पड़ी है और उनको भी मरीजों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में जिला कलेक्टर महोदय और राजस्थान सरकार ने सीएमएचओ साहब को एक यूटीपी की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए दे रखी थी, परंतु दोनों सीएमएचओ में आपसी हितों को टकराव के लेकर वो पिछले 4 से 6 महीनों से वो भर्ती भी अटकी हुई पड़ी है। आज हम जिला कलेक्टर महोदय से अपील करी है कि जो सीएमएचओ साहब को आपने जो भर्ती दी थी वो जल्दी से जल्दी पूर्ण करी जाए, जिससे आम मरीजों को भी इस जेएलएन मेडिकल कॉलेज से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ लाभ मिल सके। और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस भर्ती के बारे में जल्द से जल्द कुछ सकारात्मक निर्णय लेके और यहाँ के जो अजमेर के जितने लोकल मरीज हैं उनको लाभ दिया जाए। जेएलएन मेडिकल कॉलेज एवं सामान्य चिकित्सालय और जनरल अस्पताल से सैटेलाइट अस्पताल के अंदर नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर्स के हैं, जितने बेड है उसके अनुसार पद जितने होने चाहिए, अभी काफ़ी जो नर्सिंग ऑफिसर्स जो है ट्रांसफ़र करा के अपने गृह जिलों में जा चुके हैं। इस वजह से यहाँ पर 300 से ज़्यादा पद खाली हो चुके हैं। इस वजह से कई जो है राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं और जो है मरीजों का जो काम सफर हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं है। हम जो है हमारे लोकल प्रशासन जो है अधीक्षक महोदय और प्रिंसिपल महोदय से कई बार निवेदन भी कर चुके हैं। उनके द्वारा बार बार जो है जल्दी का स्टाफ लगाने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन स्टाफ नहीं
स्टाफ नहीं जो है लिया जा रहा अभी तक। इसलिए हम आज कलेक्टर महोदय से निवेदन करना है कि जो स्टाफ कुछ जो स्टाफ 150 की जो CMHO के पास जो लंबित है भर्ती, उसको जो शीघ्र पूर्ण किया जाए। और इसके अलावा भी जो 350 जो पद खाली हैं उनको शीघ्र भरे, ताकि जो है मरीजों की जो सेवा पूर्ण रूप से सही हो सके और जो भी राजस्थान सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो जो है सुचारू रूप से चल सके। पुष्कर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश के निर्देश पर पुष्कर विधानसभा के 2 मंडलों ने बस्ती संपर्क अभियान चलाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में घर घर जाकर लोगों को जानकारी दी। पुष्कर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश के निर्देश पर पुष्कर विधानसभा के 2 मंडलों ने बस्ती संपर्क अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में घर घर जाकर जानकारी दी। इस दौरान पुष्कर के वार्डों में आज अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष चेतन गोयल और पुष्कर मंडल SC मोर्चा अध्यक्ष हेमराज तेजी के नेतृत्व में घर घर जाकर SC के लोगों को योजना के बारे में बताया गया। इस अवसर पर महामंत्री रवि चौहान, उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर, संजय, पार्षद रोहन बाकोलिया सहित कई लोग मौजूद रहे। SC मोर्चा के जिला अध्यक्ष चेतन जी गोयल जी साहब के नेतृत्व में घर घर अभियान संपर्क किया जा रहा है, ताकि मोदी जी की जो नीतियाँ हैं जो लाभ पहुँचाने वाले लोगों को उस चीज़ की जानकारी दे रहे हैं। ये अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश व्यापी बस्ती संपर्क अभियान के तहत आज हम पुष्कर विधानसभा में पुष्कर शहर मंडल में बस्ती संपर्क करने यहाँ आए हैं। मोदी जी ने जो SC ST के लिए योजनाओं में जो काम किए हैं, उनके विकास के काम किए हैं, उनको लाभान्वित किया है, उसका प्रचार प्रसार के लिए, और बाबा साहब के जो पंचतीर्थ का विकास किया, उन सब को लेके हम मोदी सरकार की योजनाओं को यहाँ विकसित हुई है, उनकी योजनाओं की जानकारी देने के लिए आज घर घर बस्ती संपर्क कर रहे हैं। आज पूरे जिले का प्रवास। अजमेर के आदर्श नगर स्थित न्यू KST कॉलोनी में चोरों द्वारा इंजीनियर के सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित दीपावली का त्योहार मनाने घर गया हुआ था। इसी बीच चोरों ने किराए के मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अजमेर के आदर्श नगर स्थित न्यू KST कॉलोनी में चोरों द्वारा इंजीनियर के सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित दीपावली का त्योहार मनाने घर बूंदी गया हुआ था। वहीं जब वापस अपने किराए के मकान पर लौटा तो सारा सामान बिखरा हुआ मिला। इस दौरान पीड़ित इंजीनियर ने बताया कि मकान में स्प्लेंडर बाइक, JCB की बैटरी, वाटर पंप, JCB का मीटर सहित कई अन्य सामान चोर चोरी कर फरार हो गए, जिसको लेकर इंजीनियर ने मामले की शिकायत आदर्श नगर थाने में दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हम यहाँ स्मार्ट सिटी के तहत सिविल का कार्य कर रहे हैं, उसमें मैं इंजीनियर हूँ कंपनी में, और हमने ये मकान ले रखा है। तो हम सब लोग यहाँ से, दिवाली का त्यौहार था तो धनतेरस के दिन 22 तारीख को सब लोग यहाँ से चले गए। उसके बाद हम 10-15 दिन बाद में, क्योंकि हर बार का होता है हमारा, क्योंकि लेट बाहर का स्टाफ होने की वजह से लेट आ गए हम। जी। तो मैं जैसे यहाँ पे 7 तारीख की मॉर्निंग 10 बजे यहाँ आया तो गेट पे ताला टूटा हुआ पाया। जैसे एंट्री की तो बाहर हमारा मोटर रखा हुआ था पानी चढ़ाने का, तो वो नहीं था और वहाँ टूटा हुआ था। तो मैंने सोचा क्या पता मकान मालिक आया होगा या लेके चला गया होगा। लेकिन जैसे मैंने मेन गेट खोला तो जो हालत मकान की देखी तो अंदेशा हुआ कि कुछ न कुछ सामान हमारा गायब हो गया है। फिर मैंने जैसे जैसे आया अंदर सब रूम में घूम के देखा तो पूरे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं, पूरे बाथरूम में तोड़ फोड़, सब जगह तोड़ फोड़ कर दी है। उसके बाद जैसे मुझे लगा कि हमारे रूम पे चोरी हो गई है तो मैं सीधा यहाँ से पुलिस थाने चला गया। पुलिस थाने आदर्श नगर पुलिस थाने गया तो वहाँ से 2 बंदे हमारे साथ में हाथों हाथ आ गए मौका मुआयना के लिए। उन्होंने मौका मुआयना किया, उन्होंने पाया कि पास में कैमरा लगा हुआ है, तो उन्होंने हमारे को सजेस्ट किया कि आप एक बार इसमें फुटेज देख लो, तो उसी के बेसिस पे अपन FIR कर देंगे। FIR के लिए मना नहीं किया उन्होंने। तो हमने हमारे लेवल पे वो फुटेज देखे तो उस फुटेज में कुछ बंदे नज़र आ रहे हैं, उन्होंने किस तरह से वारदात को अंजाम दिया है, बट उनके क्लियरली फेस वगैरह दिखाई नहीं दे रहे हैं और ना उनको बाइक नंबर कुछ पता चल रहा है। एक बाइक तो हमारी लेके गए हैं, दूसरी बार खुद की पर्सनल बाइक से आके उन्होंने वारदात। उस्मानिया ख्वाजा स्कूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती तथा बाल दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर अंजुमन सदर जनाब हाजी सैयद गुलाम किबरिया साहब कार्यक्रम में मौजूद रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती तथा बाल दिवस के मौके पर उस्मानिया ख्वाजा स्कूल में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अंजुमन सदर जनाब हाजी सैयद गुलाम किबरिया साहब मौजूद रहे।
वहीं विद्यालय सदस्य सैयद मुअव्वल चिश्ती द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम में पेश किए गए। वहीं मुख्य अतिथियों द्वारा बच्चों को बाल दिवस के महत्व के बारे में बताया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में विद्यालय में विशिष्ट सेवा देने वाले स्टाफ को सम्मानित किया गया। आज बाल दिवस के मौके पर उस्मानिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर हमारे मनोहर साहब ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ये काबिल तारीफ था। यहाँ पर हमारे पहले प्रधानमंत्री जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पैदाइश के मौके पर उनको श्रद्धांजलि पेश की गई, उनके लिए दुआ की गई। अल्लाह ताला उनकी आत्मा को शांति अता फरमाए और हमारे में तरक्की हो, फले पूरे हो। हमारे जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ें और अपने माँ बाप का और पूरे मुल्क का नाम रोशन करें। हमारी ये दुआ और ये स्कूल फले पूरे तरक्की करें, ये हमारी कामना, ये दुआ है। जिन्होंने अपनी खिदमत पेश की, जनाब शर्मा साहब, जनाब मज़हर साहब, जनाब मंसूर साहब, दीगर वो मैं भूल रहा हूँ, उन तमाम का यहाँ खैर मकदम किया गया, उनको याद किया गया, उनकी खिदमत को याद किया गया, उनको मुबारकबाद पेश की गई, उनको यहाँ बुला कर सम्मानित किया गया। और इंशाअल्लाह हमेशा ये हमारी दुआ है मनोहर साहब के लिए कि अल्लाह ताला ऐसी प्रोग्राम। सचिन पायलट ने आज ओबीसी मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा। इस दौरान पायलट ने आज जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो विसंगतियां हैं उनको सरकार को दूर करना चाहिए। सचिन पायलट ने आज ओबीसी मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा। पायलट ने आज जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो विसंगतियां हैं उनको सरकार को दूर करना चाहिए। बता दें, ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह पूर्व मंत्री व पंजाब के पूर्व महासचिव हरीश चौधरी ने सरकार को घेरा था, उस पर आज सचिन पायलट का बयान बहुत महत्व रखता है। संवाद में रहता हूं और मुलाकात करता रहता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि जो प्रतिनिधि होता है उसको इलाके में, क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उसका मौका मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग क्षेत्र में, ग्राम पंचायतों में, उस इलाके में नहीं जाएंगे तो क्या समस्याएं हैं और क्या दिक्कत लोगों को आ रही है, उसका समाधान तब हो पाएगा जब हम अपने आप को वहाँ जनता के बीच में पाएंगे। तो लगातार मतदाताओं से, कार्यकर्ताओं से और हमारे क्षेत्र के लोगों से संवाद मेरा बना रहता है। उसी को लेकर आज का दौरा था और कई गांव पंचायतों में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं और जो बजट का है, जो मेरे विधायक कोष का है, जो विकास के काम हैं उनकी गति की मैं समीक्षा कर रहा हूं और नए प्रोजेक्ट्स हैं, नए जो डिमांड लोगों की आती है उन सबको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये क्रम जारी रखना चाहिए क्योंकि विकास रुकना नहीं चाहिए और मैं समझता हूँ क्षेत्र में काफ़ी हद तक हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी ऐसे प्रावधान संविधान में हैं और सरकार अगर इसको सुधार सकती है बिना कानूनी पेच में फंसे, काम को करना चाहिए और जनप्रतिनिधियों की मांग को सरकार को सुनना चाहिए और जो न्यायपूर्वक कार्रवाई है उसको करना चाहिए ताकि सब पक्षों को साथ में रखकर जो वंचित लोग हैं, जो मदद से वंचित रह गए हैं, उनको मदद पहुंचनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि नौजवानों के लिए अवसर, नौजवानों के लिए मौके, खासकर जो हमारे पढ़े लिखे शिक्षित भाई बहन हैं, उनका भविष्य सुधारने के लिए हम लोगों को हर संभव कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी जी यहाँ पर आएंगे, तय समय पर आएंगे, उनका ऐतिहासिक स्वागत होगा, सब लोग मिलकर यात्रा को कामयाब बनाएंगे और यात्रा से लोग जुड़ रहे हैं, किसी के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। यात्रा जो है वो जनता के लिए है, लोगों के बीच जाने के लिए है और इसको सबने स्वागत किया है। हाँ, जो भाजपा के हमारे साथी हैं वो, मैंने कहा ना, वो परेशान हैं कि इतना जन समर्थन मिल रहा है और राहुल जी दक्षिण भारत से आए और प्रधानमंत्री जी तुरंत वहाँ चले गए, वहाँ बड़ी बड़ी स्कीम्स का आयोजन कर रहे हैं और उनको घबराहट हो रही है कि हमारी जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी दक्षिण भारत में वो निमट गई है और उत्तर भारत में भी यहाँ पर जो समर्थन मध्य प्रदेश में मिलेगा, जो महाराष्ट्र में देख रहा हूँ मैं, जो रोज़ उनका स्वागत हो रहा है और स्वागत के साथ साथ लोग उनके साथ चल रहे हैं, अपने आप को जनता के बीच पाकर राहुल जी भी। इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वामी न्यूज़ पर। धन्यवाद।